नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रीट एग्जाम 2018 में सामाजिक विज्ञान का जो पेपर था उसमें कक्षा 9 और 10 से कितने प्रश्न आए, आज इसी बात पर चर्चा करेंगे। कहाँ से प्रश्न उठे देखेंगे प्रश्नों को भी, और टोटल मैं आपको बताना चाहूँगा 13 प्रश्न टोटल कक्षा 9 और 10 की किताब से ऐसे। साथियों, महत्व बहुत ज़्यादा रखता है। आपके मतलब 2 पुस्तकों से आपको 13 प्रश्न मिले, वो भी सीधे सीधे प्रश्न। मतलब एक प्रकार से आपको ये चीज़ बिल्कुल साबित करेगी कि आपको बोर्ड की पुस्तकें, ऑथेंटिक पुस्तकें ज़रूर पढ़नी चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि गाइड्स मत पढ़िए, बिल्कुल एक गाइड तो होनी ही चाहिए आपके पास ताकि सारा मैटर एक जगह मिल जाए। लेकिन बोर्ड की बुक्स जो हैं, जो आपके पाठ्यक्रम में जो आपके टॉपिक्स दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बोर्ड की पुस्तक ज़रूर पढ़नी चाहिए। चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप एसएसटी हो, किसी विषय से भी हो, आपको ये अवश्य ही पढ़ना चाहिए। अब साथियों, सुशील जी के जो नोट्स के लिए बोल रहे हैं कि सर नोट्स बहुत अच्छे हैं, सॉरी, नोट्स बहुत अच्छे हैं लेकिन पूरे नोट्स नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी सर से बात हुई है और उन्होंने यही बोला है कि जैसे ही पाठ्यक्रम आ जाएगा, जैसे ही सिलेबस अपना जारी हो जाएगा, वो 10-15 दिन में आपको बहुत ही शानदार मैटर पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार करके देंगे। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस तैयार करके देंगे, मिक्स तैयार करके देंगे, बहुत ही शानदार मैटर। आपको वहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए चैनल से। सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार आए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा साथियों, ये निश्चित तौर पे मैं आपको कहना चाहूँगा। और जल्द ही आपको जैसे ही सिलेबस आ जाएगा वो मैटर प्रोवाइड आपको करवा देंगे, तो किसी प्रकार के पैनिक होने की आपको आवश्यकता नहीं है। चलिए देख लेते हैं कक्षा 9 और 10 से कौन कौन से प्रश्न आपको मिले थे। 27वां प्रश्न था कि चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित है। पाबूजी, गोगाजी, हड़बूजी और देवनारायण जी। कक्षा 9 की पुस्तक से आया, 7 के पाठ से आया, 70 नंबर पेज से उठा। प्रश्न सीधा सा उठा कि गोगादे चौहान ददरेवा चूरू के निवासी थे। ठीक है, तो ये गोगा जी के बारे में ही एक प्रकार से बात यहाँ पे की गई है। तो गोगा जी यहाँ पे सही उत्तर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न था कि सिंधु गंगा के मैदान में जहाँ से आंतरिक प्रवाह है पुनः प्रकट होती है, स्थानीय रूप से जानी जाती है। तराई प्रदेश, भाबर प्रदेश, बांगर प्रदेश या चौ प्रदेश। तो यहाँ कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक का जो 12वां अध्याय है, भारत का भौतिक स्वरूप, वहाँ से ये प्रश्न उठा। पृष्ठ संख्या थी 118। और देखिए, तराई प्रदेश भाबर के दक्षिण में मैदान का वह भाग है जहां भाबर प्रदेश का भूमिगत जल प्रवाह पुनः धरातल पर प्रकट होता है। तो कहाँ पे प्रकट होता है साथियों? तराई प्रदेश में प्रकट होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा यहाँ पे? पहला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सटीक उत्तर इसका रहेगा। ठीक है साथियों, देख सकते हो आप लोग, बिल्कुल सीधे सीधे सारे के सारे स्पष्ट क्लियर प्रश्न आप लोगों के सामने कि सीधे प्रश्न उठते हैं बिल्कुल बोर्ड की बुक से। 29वां अपना प्रश्न था कि निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? पिछोला झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील या राजसमंद झील। कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक, अध्याय था आपका, या नंबर नहीं लगा रखा है, भारत की नदियां और झीलें, ये पाठ का नाम था। और पृष्ठ संख्या 131 से साथियों प्रश्न उठा। और देखिए साथियों, ये कहाँ से, देखिए, जयसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम यानी मानव निर्मित या कृत्रिम एक ही बात है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जयसमंद झील इसका उत्तर हो जाएगा। 30वां आपका जो प्रश्न है वो क्या है कि भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? ए भाग 5, बी भाग 2, सी भाग 4, ए या कै भी इसको बोल सकते हैं, और डी भाग 6। कक्षा 9 की पुस्तक, अध्याय 9, भारत का संविधान, और पृष्ठ संख्या 91 से प्रश्न उठा। संविधान के भाग 4 क व अनुच्छेद 51 क के द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में स्थान दिया गया है। यही प्रश्न था कि संविधान में मूल कर्तव्यों को कहाँ शामिल किया गया है? भाग 4A। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 4A यहाँ पे सही रहेगा। साथियों, अनुच्छेद पूछता तो 51 क आपका जो है वो उत्तर हो जाता, तो अनुच्छेद भी पूछ सकता है। तो इस प्रकार से साथियों प्रश्न बनते हैं, इस प्रकार से जो प्रश्न बनाए जाते हैं पुस्तकों से, राजस्थान बोर्ड्स की पुस्तक से। तो आपको जरूर जो पुस्तकें चल रही हैं बोर्ड में वो जरूर पढ़नी चाहिए, बिल्कुल वहाँ से प्रश्न आपके उठेंगे। चलिए देखते हैं, अगला अपना प्रश्न है 31 नंबर का कि चित्रकला शैली बनी ठनी संबंधित है। ए संवत प्रसाद, बी नागरीदास, सी मृगावती, डी शिव पार्वती। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही रहेगा? देखिए, कक्षा 9 की पुस्तक से आपका राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तक थी उससे प्रश्न उठा, पृष्ठ संख्या 41 से। कि प्रश्न क्या था
चित्रकला बनी ठनी संबंधित है, किससे संबंधित है? देखिए बनी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है, बनी ठनी जो है वो किशनगढ़ शैली से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे चित्रकला शैली बनी ठनी संबंधित है। संवत प्रसाद, नागरीदास, मृगावती या शिव पार्वती। अच्छा, यहाँ पे अपने को नाम बताना था, ठीक है। तो देखिए यह राजपूती चित्रकला की अत्यंत आकर्षक शैली है। इस शैली का सर्वाधिक विकास राजा नागरीदास के समय में हुआ, राजा नागरीदास के समय में हुआ। तो राजा नागरीदास, यहाँ पे उत्तर आपके नागरीदास, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 32 का अपना प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा नहीं जुड़ा हुआ है? नहीं शब्द को ध्यान में रखना, नहीं जुड़ा है वो बताना है। जैसलमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, बीकानेर। अब साथियों बोर्ड ने इसका जो उत्तर माना था, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि ये राजस्थान के आपकी राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 में जो राजस्थान अध्ययन की पुस्तक चलती है, सामाजिक विज्ञान की पुस्तक अलग है और राजस्थान अध्ययन की पुस्तक अलग है। तो राजस्थान अध्ययन वाली जो पुस्तक है उसमें से प्रश्न संख्या 49 से प्रश्न उठा। देखिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पठानकोट से राजस्थान के श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर होता हुआ कांदला तक जाता है, ठीक है। और आगे इसकी क्या दे रखी है साथियों? लंबाई भी दे रखी है। अब यहाँ पे लंबाई भी दे रखी है अपने को, जिलों के नाम भी दे रखे हैं। तो देखिए जिससे नहीं जुड़ा है वो आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पे बोर्ड ने जो उत्तर माना था वो माना हनुमानगढ़ को, जबकि साथियों जो हनुमानगढ़ है, जो हनुमानगढ़, देखिए हनुमानगढ़ ऑप्शन में इन्होंने क्यों डाला? क्योंकि यहाँ पे हनुमानगढ़ नाम कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। बीकानेर लिखा, जैसलमेर, बाड़मेर लिखा है, गंगानगर भी लिखा हुआ, श्री गंगानगर भी लिखा हुआ, ठीक है। तो जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर तो इसने डाल दिए, इससे तो जुड़ा हुआ है, ठीक है। अपने को पूछा नहीं जुड़ा हुआ है, तो साथियों ऑप्शन सी मान लिया हनुमानगढ़ से नहीं जुड़ा है, क्योंकि हनुमानगढ़ यहाँ पे कहीं लिखा नहीं हुआ, इसलिए एग्जामिनर ने अपनी तरफ से ये पॉइंट डाल दिया कि हनुमानगढ़ से नहीं जुड़ा है। जबकि साथियों हनुमानगढ़ से वास्तविकता में जुड़ा हुआ है, इसलिए इस प्रश्न पर रिट लगी और इस पर फिर बोनस अंक बोर्ड को देना पड़ा। तो इस प्रकार से बोनस अंक दिए जाते हैं। यानी कि ये प्रश्न अगर पूछे आपसे, एक प्रकार से अपन सोच सकते हैं कि ये प्रश्न कहाँ से बना, बिल्कुल 100% यहीं से ये प्रश्न बना था। इसी वजह से जो है ऑप्शन में बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर आपको मिल गए, ठीक है। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर आपको मिले ऑप्शन में, लेकिन गंगानगर की जगह इसने हनुमानगढ़ कर दिया, जबकि हनुमानगढ़ से भी जुड़ा हुआ था। ये बात एग्जामिनर को पता नहीं थी, ठीक है। मेरे हिसाब से यही हुआ, इसी वजह से जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को उन्होंने एक बार सही माना, लेकिन फिर यहाँ पे बोनस अंक दिया गया क्योंकि थोड़ा सा जो 15 का भाग है वो हनुमानगढ़ से भी जुड़ा हुआ है। तो साथियों ऐसे प्रश्न बनते हैं, इन पुस्तकों से ही बनते हैं, बिल्कुल आपको पढ़ना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो 33वां प्रश्न है वो है महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद, चेतक, मदराना या वीर प्रसाद। सब लोग जानते हैं साथियों इस चीज़ को कि राम प्रसाद जो था उनके हाथी का नाम था। कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक से ये प्रश्न आया और अध्याय था संघर्षकालीन भारत और पृष्ठ संख्या 30 से ये प्रश्न उठा। देखिए इस युद्ध में राणा की ओर से पूर्णा व राम प्रसाद हाथी, तो एक तो राम प्रसाद हाथी था, एक पूर्णा नाम का भी हाथी था, ठीक है। तो ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। वहीं एक प्रकार से मुगलों की ओर से गजमुक्ता व गजराज के मध्य युद्ध हुआ, ये हाथियों के नाम साथियों, ये भी आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 34वां जो प्रश्न आया था वो था भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्री परिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगी। तो यहाँ पे कक्षा 10 की पुस्तक से अध्याय 6 था केंद्र सरकार और पृष्ठ संख्या 86 से ये प्रश्न उठा। और साथियों स्पष्ट शब्दों में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ अनुच्छेद 74 में उपबंधित है क्या चीज़? मंत्री परिषद के बारे में। अब मंत्री परिषद के बारे में साफ साफ है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद होगी, ये बात अनुच्छेद 74 में है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही होगा। साथियों जो 35वां प्रश्न आया था बहुत ही शानदार प्रश्न, और प्रश्न क्या था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर 1 था कि संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है। सी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य नहीं है। और डी, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श अनुसार सरकार प्रस्तावित विधेयक के आवश्यक संशोधन कर सकती है। तो यहाँ पे देखिए साथियों कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी और सी में एक दूसरे के विरोधी आपको
नजर आएंगे एक प्रकार से, तो निश्चित तौर पर इनमें ही उत्तर होगा। एक तो बाध्य बता रहा है, एक बाध्य नहीं बता रहा है। तो ये प्रश्न उठा कहाँ से? ये कक्षा 10 की पुस्तक से अध्याय 6 था केंद्र सरकार, उससे उठा है और 88 नंबर पेज पर यह प्रश्न था। देखिए साफ शब्दों में लिखा है कि न्यायालय के परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार में न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। यानी कि वो बाध्य तो है ही नहीं इस चीज के लिए, अगर उसके मन में आएगा तो करेगा, नहीं आएगा तो नहीं करेगा। चलिए बाध्य नहीं है। दूसरा, सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार में भी लिखा हुआ है, देखिए, लेकिन न तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसी किसी विषय पर सलाह देने के लिए बाध्य है और न ही राष्ट्रपति न्यायालय की सलाह मानने को बाध्य है। तो साथियों बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा हुआ, किसी प्रकार से कोई सा भी इन दोनों में आपस में बाध्य नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है। ये लाइन बिल्कुल गलत है, बाध्य नहीं होगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा, क्योंकि बाध्य नहीं है साथियों। ठीक है सर, और अपने को यहाँ पे दे रखा बाध्य है, तो फिर यही कथन आपका गलत हो गया, यही आपको बताना था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था और सीधा आपकी 10वीं क्लास की पुस्तक से उठा हुआ था। 36वां अपना जो प्रश्न है साथियों, 36वां प्रश्न है, पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी, विपिन चंद्र पाल और रविंद्रनाथ। तो साथियों वैसे तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक से तीसरा जो पाठ था अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार व संघर्ष, पृष्ठ संख्या 47 से यह प्रश्न लिया गया और साफ शब्दों में लिखा हुआ देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में मिलता है। तो बंकिम आनंद मठ जो था, प्रश्न ये भी हो सकता था कि आनंद मठ किसका उपन्यास है, ठीक है, तो ये भी आप बता सकते थे बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आपका यहाँ पे रहेगा। चलिए 37वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से हुई थी? बोकारा इस्पात संयंत्र, दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र या विजयनगर इस्पात संयंत्र। कक्षा 10 की पुस्तक 11वां पाठ विनिर्माण उद्योग और पृष्ठ संख्या 131 से बिल्कुल सीधा सा प्रश्न आ गया कि स्वतंत्रता के बाद इस उद्योग, यानी किस उद्योग? इस्पात उद्योग, ये ऊपर इस्पात उद्योग के बारे में बात चल रही थी। विकास विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किया गया, जिसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ब्रिटिश सहयोग से दुर्गापुरा यानी पश्चिम बंगाल में है, में जर्मनी के सहयोग की अगर पूछ लेता तो राउरकेला आता उड़ीसा में, तथा रूस के सहयोग से भिलाई वाला आता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए तीनों के तीनों, लेकिन ब्रिटेन के सहयोग से पूछा था यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र। ठीक है, पश्चिम बंगाल, ये उत्तर इसका होगा। ठीक है साथियों, 38वां जो अपना प्रश्न है वो है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? कक्षा 10 की पुस्तक से है, अध्याय नंबर 12 से यह प्रश्न है और पृष्ठ संख्या 146 से प्रश्न उठा। पुरुषों की साक्षरता दर पूछी थी साथियों। भारत के परीक्षा पेपर में देखिए राजस्थान के नीचे दे रखी है, ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में 80.51 थी पुरुषों की, लेकिन भारत के दृष्टिकोण से देखें तो पुरुषों की साक्षरता दर जो थी वो 82.14 थी। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सीधा सीधा आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए 39 का प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से धुबरी को जोड़ा जाता है? सादिया से धुबरी को जोड़ा जाता है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी से। तो कौन सा जलमार्ग है वो, ये आपको बताना। कक्षा 10 की पुस्तक से प्रश्न आया, 13वें पाठ से प्रश्न आया, परिवहन व संचार से, पृष्ठ संख्या 158 से, कि नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया व धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग। तो साथियों इसकी लंबाई भी पूछी जा सकती थी। यहाँ पे देखिए ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग हैं साथियों, ये याद कर लीजिए, यहाँ से एक प्रश्न इस बार भी आ सकता है। बहुत ही शानदार यूनिक मैटर जो है वो सुशील जी के द्वारा तैयार किया गया है, और जो बची हुई यूनिट्स हैं सिलेबस आ जाने दीजिए, उसके बाद वो तैयार करके आपको देंगे। साथियों डेडिकेशन से पढ़िएगा, सिलेक्शन होगा, इस चीज़ की गारंटी है, प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 2। अब चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। हाँ, अभी अपने 13 प्रश्न हो गए हैं, ठीक है, तो 27 से लेकर के 39 तक के ये जो प्रश्न अपन ने किए कक्षा 9 और 10 की पुस्तक से साथियों किए गए थे। 9 और 10 की जो किताबें थी, पुस्तकें थी, उनमें से लिए गए थे। टोटल 13 प्रश्न इन दोनों पुस्तकों में से आए।
2018 का जो रीट का एग्ज़ाम हुआ था एसएसटी में, तो आप देख सकते हैं कि बोर्ड्स की बुक्स कितनी महत्वपूर्ण है। पूरे 50% लगभग हैं, एक आधा प्रश्न हो सकता है नहीं भी मिले आपको, तो एक आधे की तो कोई बात नहीं है, वो ऐसे भी हो जाते हैं अपने। लेकिन 49% या 50% मिलना एक बहुत बड़ी बात है बोर्ड की पुस्तकों से। बोर्ड की पुस्तकें ही आपको, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पढ़नी चाहिए। आप निश्चित तौर पर जिस भी कोचिंग के आपने नोट्स ले रखे हैं वो पढ़िए, अगर आपने कोई कोचिंग क्लास ले रखी है वो पढ़िए, ऑनलाइन क्लासेस ले रखी हैं वो भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको राजस्थान बोर्ड्स की पुस्तकें जो चल रही हैं उनको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है साथियों। चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ो, चाहे आरबीएसई, आपकी इच्छा है आप कुछ भी पढ़िए, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर बोर्ड की पुस्तकों को, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है साथियों, इसलिए ज़रूर पढ़ना है आपको। और जैसे ही सिलेबस आ जाएगा बहुत ही शानदार मटेरियल आपको तैयार करके दिया जाएगा। जीके जो ऐड होगा उसका मटेरियल भी आपको तैयार करके दिया जाएगा। और कक्षा 11 और 12 से जो पिछली बार प्रश्न पूछे गए थे उनके ऊपर भी साथियों मैं वीडियो बनाऊंगा। और कक्षा जो 6, 7, 8 का जो था वो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, वो अगर नहीं देखा तो आप जो है देख सकते हैं हमारे वीडियोस में। आपको इसके नीचे मैं वीडियोस के नीचे उन दोनों वीडियोस का लिंक दे दूंगा, आप उनको देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपके rajasthaneexams.com जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप जैसे ही जाओगे तो आपको यूनिट नंबर 9 तो वहाँ बिल्कुल अभी मुफ्त मिल रही है, तो उसको ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत से नोट्स तैयार किए गए हैं। बहुत ही शानदार मैटर है साथियों, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा निश्चित तौर पर। अगर आपको वो यूनिट पसंद नहीं आए तो आप इस चैनल को भी अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। निश्चित तौर पर पसंद आएगी, बिल्कुल फैक्ट, जो बिल्कुल सही बातें एग्ज़ाम में आने योग्य हैं वही चीज़ें सुशील जी ने यहाँ रखी हैं। यहाँ पे 3rd ग्रेड टीचर और 2nd ग्रेड इन्होंने लिखा हुआ, लेकिन ये 1st ग्रेड में भी अभी हो चुके हैं। ठीक है, इतिहास से जल्द ही आपको ये जो है और भी ऊपर जाते हुए नज़र आएंगे एक प्रकार से, कि जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का भी इन्होंने अभी फॉर्म लगा दिया, तो उसमें भी इनका सिलेक्शन हो, ऐसी सब लोग आप अपन दुआ करें और ये अपने लिए मेहनत करेंगे। ठीक है साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।